12वीं क्लास का अपन अगला अध्याय देखते हैं, जिसमें अध्याय 5 है आपका है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। कांग्रेस प्रणाली, पुनर्स्थापना और चुनौतियों का मतलब है उस समय जो कांग्रेस सत्ता में थी और पंडित नेहरू जी के बाद की जो परिस्थितियां हैं उसको लेकर के ये। तो इसका जो आपका टॉपिक है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। तो कांग्रेस की जो पहली चुनौती है या उसकी पुनः स्थापना की बात है तो उसमें आता है पहला कि राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती। राजनीतिक उत्तराधिकार क्या है? राजनीतिक उत्तराधिकार मतलब जो भारत के साथ और अन्य नवोदित राष्ट्र थे जो स्वतंत्र हुए थे उसी समय भारत, क्योंकि एक प्रजातंत्र को अपनाया गया था, भारत में संसदीयात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया था, लेकिन बहुत सारे देश ऐसे थे जिनने इस प्रणाली को अपनाया तो था लेकिन वो प्रणाली उनमें सफल नहीं रही और कई देश जो थे और वहां सैनिक शासन लागू हुआ। तो भारत में जैसे ही पंडित नेहरू जी की मृत्यु होती है 1964 के बाद, तो परिस्थितियां कुछ और अन्य देश के लोग उसको एक संदेह की दृष्टि से देखने लगे कि अब शायद भारत में भी इस प्रकार की अव्यवस्थाएं होगी, क्योंकि अन्य देशों में जो हुई थी तो अन्य देश के लोग इसको एक संदेह की दृष्टि से देख रहे थे। तो वो इस अध्याय में वो चीज है कि जो पंडित नेहरू जी की जब मृत्यु होती है उसके बाद की जो परिस्थितियां हैं, तो उस समय कांग्रेस ने सत्ता को किस तरीके से संभाला और उसमें आंतरिक जो कुछ कमियां थी उनको किस तरीके से निकाला, जो अन्य देश अंदेशा लगा रहे थे उनसे कुचक्र से किस प्रकार निकले, क्योंकि भारत के समक्ष उस समय बहुत सारी परिस्थितियां थी जिनसे भारत मतलब यदि देखें तो गरीबी एक पहली चुनौती थी भारत के समक्ष, तो भाई गरीबी से कैसे निपटा जाए, क्योंकि नवोदित राष्ट्र था, स्वतंत्र हुआ था और अभी जो कुछ परिस्थितियां थी भारत के समक्ष, जैसे एक पुनर्गठन की समस्या थी, वो मांगे संपूर्ण भारत में कहीं ना कहीं से आ रही थी कि भाई हमें जो है एक राज्य के रूप में पुनः गठित किया जाए। तो ये भारत के समक्ष बहुत सारी परिस्थितियां थी और एक और समस्या थी मुख्य जो थी कि पंडित नेहरू जी के बाद कांग्रेस की जो सत्ता में सरकार है उसके बाद प्रधानमंत्री कौन बनेगा। ये बहुत एक विडंबना थी या विकट समस्या थी। तो पंडित नेहरू जी के बाद, क्योंकि 1964 में पंडित नेहरू जी की मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी? 1964 में जो है पंडित नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद ये समस्या खड़ी होती है कि भाई प्रधानमंत्री पद के लिए कई अंदेशे थे कि अब कौन पीएम बनेगा एवं देश का क्या होगा, क्योंकि पंडित नेहरू जी थे वो प्रजातंत्र के समर्थक थे, प्रजातंत्र को कायम रखना चाहते, शांति के प्रतीक थे, शांति को शांतिपूर्ण तरीके से सहस्थिति की नीति में वो विश्वास करते थे, अंतरराष्ट्रीय एजेंसी में उनका अटूट विश्वास था। कई अंदेशे कि देश का क्या होगा, यानी यदि पंडित नेहरू जी की मृत्यु हुई, अब देश का पता नहीं क्या होगा कि भाई प्रजातंत्र कायम रह पाएगा या नहीं रह पाएगा या सैनिक शासन आएगा, क्योंकि कई अन्य देशों में इस प्रकार की गतिविधियां हुई थी। क्योंकि पंडित नेहरू जी को देश को उचित दिशा दे रहे थे, यानी पंडित नेहरू जी का जो नेतृत्व इस देश को था वो एक उचित दिशा में ले जा रहे थे। दूसरे देशों के लोग पंडित नेहरू जी के बाद भारत को एक संदेह की दृष्टि से देख रहे थे। संदेह वही कि पंडित नेहरू जी के बाद क्या होगा। पंडित नेहरू जी के बाद भारत में शायद लोकतंत्र कायम रह पाएगा, क्योंकि अन्य नव स्वतंत्र राष्ट्र राजनीतिक उत्तराधिकार का मतलब है जो प्रधानमंत्री या जो पहले सत्ताधारी थे उनके बाद, उनके जाने के बाद सत्ता के लिए कई देशों में संघर्ष छिड़ गया, कई पार्टियों में खलबली मची कि भाई हम सत्ता पर काबिज रहेंगे, हम रहेंगे। तो ये भारत
की ओर भी इसी संदेह की दृष्टि से देख रहे थे और उत्तराधिकार के सही तरीके से हल नहीं कर पाए। और वो राष्ट्र क्या थे, ये इस चीज को सही तरीके से हल नहीं कर पाए और उसी में उलझते रह गए और अंतोगत्ता क्या हुआ कि वहां सैनिक शासन लागू हो गया। लेकिन भारत की परिस्थितियां कुछ अलग थी। स्वतंत्र राष्ट्र राजनीतिक उत्तराधिकार को सही तरीके से हल नहीं कर पाए क्योंकि उन देशों ने सही तरीके से उसको हल नहीं कर पाया और वो असफल रहे। यही अंदेशा भारत में भी लगाया जा रहा था। यही इसी संदेह की दृष्टि से वो भारत को भी देख रहे थे। लेकिन भारत में कठिनाइयां तो थी, यानी चुनौतियां तो थी भारत में। ये तो कोई बात नहीं है कि भाई चुनौतियां नहीं थी, क्योंकि भारत में उस समय बहुत सारी चुनौतियां थी। भारत नवोदित राष्ट्र था और नवोदित राष्ट्र होने के नाते चुनौतियां तो स्वाभाविक है, सभी देशों में थी और भारत में भी थी। सबसे बड़ी विडंबना तो भारत में सांप्रदायिकता की थी, क्योंकि भारत एक विविधताओं वाला देश है। कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है जो भारत में ना हो। लेकिन गरीबी की कठिनाई थी क्योंकि सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विभाजन अभी सुलझे नहीं थे। अर्थात जो क्षेत्रीय विभाजन जो चाह रहे थे लोग, या सांप्रदायिकता की जो अव्यवस्थाएं उस समय कुछ भ्रांतियों के कारण थी, वो अभी सुलझे नहीं थे। जैसे यदि हम लें कि पहला हमारा जो सांप्रदायिकता या अशांति भंग होने के चक्कर में पंडित नेहरू जी ने आंध्र प्रदेश को जो अनुमति दी थी कि वह यहाँ पुनर्गठन कर दिया जाए, वो एक भाषाई आधार था। भाषा को आधार मानते हुए किया था, क्योंकि शांति भंग होने की संभावना थी। इस कारण से उस चीज को अनुमति दे दी। तो और अन्य भागों में जो इस प्रकार के आंदोलन चलने लगे कि हमें भी जो है भाषाई आधार पर कर दिया जाए या कोई, तो क्षेत्रीय विभाजन अभी सुलझे नहीं थे। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष के कामराज, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि के कामराज का इसमें अहम रोल रहा है इंदिरा गांधी जी को वहां तक पहुंचाने में, क्योंकि के कामराज उस समय पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे और वो रेगुलर 11 वर्षों तक वो अध्यक्ष रहे और उन्होंने पार्टी को अच्छी तरीके से संभाला है। के कामराज जो थे, उन्होंने पार्टी के सभी सांसदों को बुलाया। यानी उन्होंने जो के कामराज थे उस समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे, सभी सांसद जितने थे चुने हुए सांसदों ने सभी सांसदों को बुलाया और सलाह ली उनसे। उन सभी सांसदों से सलाह मशवरा किया और सभी लाल बहादुर, उन्होंने ये पाया कि सभी लाल बहादुर शास्त्री जी के पक्ष में है, क्योंकि शास्त्री जी उस समय वो भी एक कद्दावर नेता थे, शास्त्री जी के पक्ष में हो और शास्त्री जी संसदीय दल के निर्विरोध नेता चुने गए, संसदीय दल के नेता चुने गए और वो देश के द्वितीय प्रधानमंत्री बने। वह सन 1900 कब से, क्योंकि पंडित नेहरू जी की मृत्यु हुई तो उसके बाद से, जब ताशकंद समझौता हमारा जो 1966 में हुआ था, उस ताशकंद समझौते तक वो प्रधानमंत्री रहे हैं। ये 1964 से 1966 तक। 1966 में ताशकंद समझौते में जो है हमारे शास्त्री जी की, वहीं जब ताशकंद समझौते के लिए उस समय रूस में हुआ करता था ताशकंद। अभी यदि हम वर्तमान में देखें तो उज्बेकिस्तान, उस समय वहां गए हुए थे और वहां उनकी मृत्यु हो जाती। अब ये तो हुआ शास्त्री जी। अब इसके बाद अपन चलते हैं अगले काल पर कि अगले उसमें क्या हुआ, क्योंकि ये तो 66 तक का हो गया कि कांग्रेस को कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा और क्या हुआ। अब इसके बाद की परिस्थितियां अपन अगले उसमें देखते हैं कि क्या परिस्थितियां फिर कांग्रेस में उत्पन्न हुई, क्योंकि इसके बाद जो है गांधी जी आएंगी। अब देखिए उस समय क्या हुआ, इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री बनी, शास्त्री जी की मृत्यु के बाद कांग्रेस में पुनः उत्तराधिकार को लेकर के एक रिक्तता पैदा हुई थी।
जो पंडित नेहरू जी के बाद स्थिति बनी थी, पुनः वो शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद स्थिति पैदा हुई कि उत्तराधिकार को लेकर के। हालांकि इस पर संसदीय दल में जब सहमति नहीं बनी तो पुनः जो है मतदान किया गया और इंदिरा गांधी जी को उसमें सफलता मिली। शास्त्री जी की मृत्यु के बाद कांग्रेस में पुनः उत्तराधिकारी को लेकर मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी जी के दोनों लोगों के बीच की बड़ी गहमागहमी थी कि भाई उन प्रधानमंत्री दोनों पीएम पद के दावेदार थे, लेकिन दोनों में बड़ी गहमागहमी मची हुई थी। इसी बीच गहमागहमी और पार्टी के बड़े नेताओं ने इंदिरा गांधी जी के समर्थन देना चाहा। जो बड़े नेता थे उन्होंने कहा कि भाई पार्टी जो है चाहती है कि इंदिरा जी को समर्थन दिया जाए। उस पर सहमति नहीं बनी तो फिर गुप्त मतदान हुआ और गुप्त मतदान में हालांकि इंदिरा गांधी जी को सफलता मिली और सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण तरीके से हो गया। शांतिपूर्ण तरीके से वो पीएम बन गई, सरकार चलाने लगी। लेकिन अब विकट समस्या आने वाली है अभी, क्योंकि अब अगले अभी 1 वर्ष ही नहीं हुआ था सरकार को। चौथा आम चुनाव कब होना था? 1967 में। 1967 का जो आम चुनाव था, क्योंकि उसी समय देश की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, सूखा यानी वर्षा की अनियमितता, जिस कारण से सूखा पड़ गया और पैदावार कम हुई, रुपये का अवमूल्यन हो गया, जिससे क्या हुआ कि कीमतों में इजाफा हो गया। तो आम जो जनता थी उस पर बोझ पड़ने लगा, जिससे क्या हुई कि जनता यानी जन विरोध पैदा हो गया। और जब जन विरोध पैदा हो गया तो अगला जो चुनाव था 1967 का चौथा आम चुनाव था, उसमें उस समय जैसे राम मनोहर लोहिया जी हैं, उन्होंने एक गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया और अन्य जगह ये अव्यवस्थाएं हो रही थी। तो कांग्रेस पार्टी जो चौथा आम चुनाव था 1967 का, वो सत्ता में तो आई लेकिन सीटों का नुकसान हुआ। बहुत सारे दिग्गज जो थे उस समय चुनाव मैदान में थे और वो हार गए थे। जैसे पार्टी के अध्यक्ष रहे पूर्व जो अध्यक्ष थे के कामराज, वो तो बहुत प्रभावी गद्दावर नेता थे, लेकिन वो भी चुनाव हार गए। तो बहुत सारे ऐसे नेता थे उस समय, कई मंत्री चुनाव हार गए थे। तो पार्टी सत्ता में तो आई चौथे आम चुनाव में, लेकिन अच्छा खासा उसको नुकसान हो गया, क्योंकि जन विरोध जो उस समय सूखा पड़ा, महंगाई बढ़ी, उससे जनता का विरोध पैदा हो गया। इंदिरा गांधी जी के मतदान में सफलता मिली और सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण तरीके से हो गया। एक मिनट, हो गया। इंदिरा गांधी जी को उस वक्त राजनीति का लंबा अनुभव नहीं था, यानी इंदिरा गांधी जी को लंबा अनुभव तो नहीं था। हालांकि वो मंत्री पद पर, जैसे सूचना मंत्रालय, वो संभाल चुकी थी और पार्टी के अध्यक्ष ने पार्टी में काफी अच्छा खासा उनका पकड़ थी, हो गया। इंदिरा गांधी जी को उस वक्त राजनीति का लंबा अनुभव नहीं था, क्योंकि अगले वर्ष 1967, ये जो 1967 का ये स्थिति है, ये चुनाव है, क्योंकि चौथा, देखो अभी तक 3 आम चुनाव अपन देख चुके हैं। 3 आम चुनाव में तो कांग्रेस को लगातार सफलता मिली और अच्छा खासा प्रदर्शन कांग्रेस का रहा है। चौथा आम चुनाव था और देश में गंभीर आर्थिक संकट, क्योंकि मानसून की असफलता, मानसून जो है उस समय अनियमितताएं थी, इस कारण से सूखा पड़ गया, पैदावार में कमी आई। और जब पैदावार में कमी आई तो भाई किसान या जन वर्ग जो था वो, और उसी समय क्या हुआ कि अमेरिका के दबाव के चलते रुपये का अवमूल्यन हो गया, जिससे कीमतें और बढ़ गई, यानी रुपया गिर गया। 1967 में चौथा आम चुनाव था और देश में गंभीर आर्थिक संकट था, क्योंकि मानसून की असफलता से सूखा एवं अनाज की पैदावार में गिरावट, खाद्य संकट, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी एवं सैन्य खर्च में भारी बढ़ोतरी। क्योंकि 62 में अपन ने चीन से युद्ध हुआ, उसके बाद 65 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ। तो अब स्थिति क्या बनती है कि पुनः वही उस चीज का दोहरान ना हो, इसके लिए सैन्य जो साजो सामान थे उस पर, यानी सैन्य व्यय पर बढ़ोतरी करनी पड़ी। जब सैन्य व्यय पर बढ़ोतरी की तो जो
जिन संसाधनों का उपयोग हमें, जो हमारी योजना आयोग प्लानिंग कमीशन में जो हमने तय किया था, वो वहां इन्वेस्ट यानी वहां खर्च ना करके हमने कहाँ खर्च करना पड़ा, सैन्य व्यय पे। जब सैन्य व्यय पे खर्च हुआ तो स्वाभाविक वहां उस तरफ कमी आ गई, जिससे और जन विरोध पैदा हो गया। संकट, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी, सैन्य खर्चे में भारी बढ़ोतरी और रुपये का अवमूल्यन हुआ, कीमतों में वृद्धि हुई, जिससे लोग विरोध पर उतर आए। सरकार ने इसे कानून व्यवस्था की समस्या माना, जिससे जन विरोध उत्पन्न हो गया। और सरकार ने माना कि भाई ये कानून की अव्यवस्थाएं हो रही हैं, तो सरकार ने उस पर कुछ बल प्रयोग किया और वो बल प्रयोग उनको विरोध में बदल गया। समस्या, चुनाव में पार्टी ने बहुमत तो हासिल, यानी 1967 का जो चुनाव था, 1967 का जो चुनाव था, चौथा आम चुनाव था, इसमें क्या हुआ कि जनता के जो चुनाव पार्टी में बहुमत तो आ गया, लेकिन बहुत सारी जो दिग्गज थे, क्योंकि कई सीटों का नुकसान हुआ और बहुत सारे दिग्गज चुनाव हार गए। देखिए, अब देखते हैं अपन राजनीतिक बदलाव। 1967 में कई राज्यों में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था, जिसमें से बहुत सारे राज्य थे, लगभग 9 राज्य ऐसे थे जहां कांग्रेस को बहुमत नहीं आया था। तो ये चूंकि राज्यों का था कि राज्य सरकारें, राज्यों में बहुमत नहीं आया, केंद्र में तो सरकार सत्तासीन हुई, लेकिन 9 राज्य ऐसे थे जो कांग्रेस के हाथ से निकल गए। इसमें से जैसे यदि हम तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु जो है पहला ऐसा राज्य था जहां गैर कांग्रेसी सरकारें आई, जिसमें डीएमके जो था, वहां का एक राज्यीय दल था। डीएमके में क्या हुआ कि वहां के छात्र जो हिंदी को राजभाषा के विरोध में एक आंदोलन खड़ा कर रहे थे, आंदोलन चला रहे थे, लेकिन डीएमके ने क्या हुआ, उसका साथ दिया, क्योंकि वो जो छात्र थे वो मान रहे थे कि हिंदी जो राजभाषा है उन पर एक जबरदस्ती थोपी हुई भाषा है, तो उसके विरोध में वो आंदोलन चला रहे थे। तो डीएमके ने उसका साथ दिया और वो साथ उनका नेतृत्व प्रदान किया, और नेतृत्व प्रदान करने की बात क्या हुआ कि 1967 के चुनाव में उनको उस राज्य में, केरल में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार यानी पूर्ण सत्ता, देखिए कांग्रेस को बहुमत तो लगभग 9 राज्यों में नहीं मिला था, लेकिन पूर्ण बहुमत केरल में केवल एक ही पार्टी को मिला, वो थी डीएमके। यानी पहली बार कोई गैर कांग्रेसी सरकार कहाँ, तमिलनाडु में आई। अब इसको देखते, 1967 में कई राज्यों में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला, जैसे 7 राज्यों में कांग्रेस बहुमत से दूर रही, उन 2 राज्यों में कांग्रेस बदलाव के कारण सरकार नहीं बना सकी। यानी दल बदल जो है, उस समय भी स्थिति दल बदल की बन चुकी थी, नई चीजें आ रही थी कि भाई पहले जो विधायक थे वो कांग्रेस से जीत करके और उन्होंने दल बदल करके किसी दूसरे दल में चले गए, तो उससे क्या हुआ कि उसकी जो सीटें थी वो कम हो गई। तो दल बदल के कारण भी सरकार बनाने में कांग्रेस क्या रही, असफल रही, नहीं बना सकी। इस प्रकार तमिलनाडु में एक क्षेत्रीय दल डीएमके, द्रविड़ मुनेत्र कषगम, यानी इसका डीएमके का पूरा नाम है द्रविड़ मुनेत्र कषगम, पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने में सफल रही। और हिंदी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व, हिंदी विरोधी आंदोलन वही है जो वहां के छात्र हिंदी को जबरदस्ती थोपी हुई भाषा मान रहे थे और उसके विरोध में एक आंदोलन कर रहे थे, उसका नेतृत्व प्रदान किसने किया, अर्थात समर्थन किसने किया, डीएमके ने। द्रविड़ मुनेत्र कषगम ये राज्य पार्टी है, और वो क्या हुआ कि इसका नेतृत्व प्रदान कर सत्ता में आई थी, सत्ता में आई थी। तो अब क्या हुआ कि ये इसने पूर्ण पहला राज्य बना कि जो गैर कांग्रेसी सरकार जहां सत्ता में आई। तमिलनाडु के हिंदी अपने ऊपर थोपी हुई राजभाषा मान रहे थे, इसलिए वो उसका विरोध कर रहे थे, और डीएमके ने उसका समर्थन किया। और भारत में पहली बार ऐसा हुआ था, यानी भारत के राजनीतिक कैरियर में पहली बार ऐसा हो रहा था कि कहीं गैर कांग्रेसी सरकार सत्ता में आए। पूर्ण बहुमत के साथ कोई पार्टी किसी राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार को सत्ता मिली। इस समय एक नई शुरुआत देखने को मिली, गठबंधन का दौर। बिहार की यदि हम बात करें तो उस समय
बिहार में पहली जो पार्टी को जब स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो बहुत सारे जो गैर कांग्रेसी हैं अर्थात कांग्रेस विरोधी जो दल थे, उन्होंने क्या हुआ, विपक्षी दल थे, उन्होंने एकजुट होकर के सरकारें बनाई। इसी समय नई शुरुआत हुई गठबंधन जैसे तत्कालीन बिहार में, और दल बदल की समस्या उत्पन्न हुई और गठबंधन का दौर शुरू हुआ। तो ये जो स्थिति है पहली बार भारतीय राजनीति में देखी जा रही थी कि दल बदल की समस्या है, गैर कांग्रेसी सरकारों का सत्ता में आना, अर्थात कांग्रेस का जनाधार अभी अब नीचे जा रहा है। इसके बाद देखते हैं एक नई चीज और पार्टी में उभर करके आई। पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी में ही दो शाखाओं को हम देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी में आंतरिक विरोध के कारण पार्टी क्या हुई, दो भागों में विभाजित हो गई। क्योंकि अभी वो अपन देखते हैं कांग्रेस का विभाजन। इंदिरा गांधी जी जो थी उनको यदि देखें कि विपक्षी पार्टियों से या अन्य कोई पार्टियों से ज्यादा समस्या नहीं थी। सबसे ज्यादा समस्या यदि कोई थी तो वो पार्टी के अंदर ही विभाजन की थी। क्योंकि पार्टी में दो ग्रुप जो विश्वास पात्र थे, जिन्होंने इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने में या वहां तक पहुंचाने में काफी सहयोग किया था, विश्वास पात्र थे। अब वो क्या हुआ था कि उनको विश्वास था कि इंदिरा जी हमारी सलाह पर कार्य करेंगी या हमारी सलाह मानने के लिए बाध्य रहेंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि इंदिरा गांधी जी उस प्रभाव से मुक्त होना चाहती थी और जो ग्रुप था उसका नाम था क्या, सिंडिकेट। यानी ये ग्रुप जो था ये प्रभावशाली नेताओं का ग्रुप था कांग्रेस के अंदर, जो इंदिरा गांधी जी को तो जिन्होंने प्रधानमंत्री बनवाया, लेकिन उनको ये विश्वास था कि हमारी सलाह पर कार्य करेंगे। आखिर ऐसा नहीं हुआ और इंदिरा गांधी जी और हमेशा विचार चलता था कि भाई हम अपना स्वतंत्र अस्तित्व कैसे बनाएं, या इन लोगों का जो नेतृत्व प्रदान हो रहा है इनके नेतृत्व से हम बाहर कैसे निकले। तो ये बड़ी विडंबना थी, यानी अपनी पार्टी के अंदर निपटना है पार्टी के लोगों से, और दूसरी चीज क्या है कि राज्यों में थोड़ा सा जनाधार जो है पार्टी का कम हो रहा था, उसको भी संभालना है। और उसी समय क्या हुआ 1969 में यानी 1969 में जो हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति जी थे उनका निधन हो गया, उनकी मृत्यु हो गई, तो वो भी पद खाली पड़ा था। और जब ये चुनाव हुआ 1969 का राष्ट्रपति पद का, तो सिंडिकेट और कांग्रेस में जो गुटबाजी थी, इंदिरा जी का ग्रुप था और एक सिंडिकेट ग्रुप था, तो उनकी गुटबाजी प्रत्यक्ष सामने आई और दोनों ने राष्ट्रपति अपने अलग अलग उम्मीदवार उतारे। चलो अब देखते हैं इसको। इंदिरा गांधी के को असली समस्या अपनी पार्टी के अंदर ही थी, क्योंकि उन्हें सिंडिकेट से निपटना पड़ा। सिंडिकेट प्रभावशाली नेताओं का कांग्रेस के भीतर एक समूह था। यानी सिंडिकेट कौन था, इस पर क्वेश्चन आते हैं कभी कभार, या तो शॉर्ट नोट आ जाता है विकल्प में कि सिंडिकेट कौन था। तो सिंडिकेट कौन था, कांग्रेस के अंदर ही एक प्रभावशाली नेताओं का एक ग्रुप था जिसे सिंडिकेट कहा गया है। नेताओं का कांग्रेस के भीतर एक समूह था, जिसे इंदिरा गांधी जो पीएम बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिन लोगों ने काफी सहयोग किया इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री बनवाने में, लेकिन उनका भी अपना स्वार्थ था कि भाई हमारे सलाह अनुसार ये लोग कार्य करेंगे। ऐसा नहीं हुआ, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सिंडिकेट के नेताओं का विश्वास था कि इंदिरा गांधी उनको सलाह पर कार्य करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इंदिरा गांधी जो है एक अपना स्वतंत्र अस्तित्व, स्वतंत्र मुकाम बनाना चाहती हैं और यह किया भी उन्होंने। मई 1967 कांग्रेस ने 10 सूत्रीय कार्यक्रम लॉन्च किया। 10 सूत्रीय कार्यक्रम में जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण यदि हम देखें, और उसमें भूखंड की व्यवस्था, गरीबों के लिए अनाज की व्यवस्था, यानी उनके लिए पट्टे भी देना और राशन वितरण भी करना, ये दो 10 सूत्रीय जो कार्यक्रम लॉन्च किया गया। 10 सूत्रीय कार्यक्रम शुरू किया। बैंकों पर नियंत्रण, क्योंकि उस समय बैंकों पर नियंत्रण था नहीं, और एक और थी बीमा, जो बीमा है, बीमा कंपनी, आम बीमा के राष्ट्रीयकरण एवं जो खाद्यान्न है, खाद्यान्न जो है
का सरकारी वितरण, भूमि सुधार भी उसी समय आया, गरीबों का आवासीय भूखंड अर्थात निवास के लिए उनके कुटी या पट्टे की व्यवस्था करना देने शामिल थे। उसी समय तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन साहब जो थे उनकी मृत्यु हो गई थी, तो हमारा राष्ट्रपति पद जो था भारत का वो भी रिक्त पड़ा हुआ था, 1969 में रिक्त था। और राष्ट्रपति चुनाव में गुटबाजी कौन कौन सी गुट थे, एक इंदिरा गांधी जी का गुट था और दूसरा सिंडिकेट ग्रुप था। ये दोनों लोगों की स्पष्ट सामने जब राष्ट्रपति चुनाव हुआ तो उसमें स्पष्ट सामने होगा, दोनों के कैंडिडेट अलग अलग थे, एक इंदिरा गांधी जी का कैंडिडेट था और एक सिंडिकेट था, ये खुलकर सामने आए। अब अपन देखते हैं राष्ट्रपति चुनाव, अगला जो अपना है उसमें राष्ट्रपति चुनाव अपन देख लेते हैं। वो अपन देख लेते हैं राष्ट्रपति पद का चुनाव। राष्ट्रपति पद का चुनाव ये कब है, 1969, यानी 1969 में जो राष्ट्रपति पद चुनाव हुआ, तो इसमें पार्टी जो है दो भागों में टूट गई थी, क्योंकि विरोध तो पहले से था लेकिन अभी वो स्पष्ट नहीं हुआ था। जैसे ही राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार चुनाव मैदान में आए और ये विरोध स्पष्ट दिखने लगा, यानी एक हो गया सिंडिकेट ग्रुप और एक हो गया इंदिरा गांधी जी का ग्रुप। इंदिरा गांधी जी की असहमति के बाद भी सिंडिकेट ने तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष एन संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना दिया एवं इंदिरा गांधी जी ने तत्कालीन उपराष्ट्रपति बीबी गिरी जी को आगे बढ़ा दिया। अब चूंकि स्पष्ट समर्थन तो कर नहीं सकते थे, क्योंकि पार्टी के अनुसार तो थोड़ा बहुत तो चलना ही पड़ेगा, और पार्टी का वो भी रहता है कि भाई बहुमत में है, सत्ता में यदि है तो पार्टी की बात तो सुननी पड़ेगी। तो इंदिरा गांधी जी ने क्या हुआ, बीबी गिरी जी जो थे उस समय उपराष्ट्रपति थे, उनको आगे बढ़ा दिया। हालांकि खुला उनका समर्थन नहीं किया, उन्होंने कहा एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में आप नामांकन दाखिल करें, क्योंकि उस समय प्रीवी पर्स का भी एक मुद्दा रहा। जो प्रीवी पर्स वो है जो राजाओं को स्वतंत्रता के समय जो वादे किए गए थे कि आपको राज्य चलाने के लिए कुछ पैसा, आपको एक पॉकेट मनी दी जाएगी, वो कहलाता है प्रीवी पर्स। तो इंदिरा गांधी जी ने वो भी बंद कर दिया, तो उससे और विरोध तो उत्पन्न हुआ था। जो प्रभावशाली नेता थे उनका विरोध तो था, और कहा कि वे स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन, उस समय तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष निजलिंगप्पा थे ने एक व्हिप जारी कर दिया। यानी निजलिंगप्पा जो थे उस समय कौन थे, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे, एक व्हिप जारी किया। व्हिप का मतलब होता है उनको एक निर्देश दे दिया, जो पार्टी के जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनको निर्देश दे दिया कि सभी कांग्रेस सांसद और विधायक पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार, अर्थात कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक उम्मीदवार जिसे बनाया है, आधिकारिक उम्मीदवार संजीव रेड्डी को वोट डालें। अर्थात जो भी कांग्रेस के सांसद विधायक हैं वो किसको वोट डालेंगे, कांग्रेस आधिकारिक उम्मीदवार संजीव रेड्डी को। तो इंदिरा गांधी जी ने छुपे तौर पर बीबी गिरी का समर्थन करते हुए पीएम इंदिरा गांधी खुलेआम अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालने का आह्वान सबसे बोल दिया कि भाई आप लोग जो है जितने सांसद विधायक हैं, आप अपनी अंतरात्मा की आवाज के अनुसार खुले मन से आप जहां वोट करना चाहें वहां वोट कर सकते हैं। और हुआ वही कि आधिकारिक उम्मीदवार जो है चुनाव में मैदान में जो थे, और एक छुपे तौर पर इंदिरा गांधी जी के समर्थन में बीबी गिरी जी थे, उनको आगे बढ़ाया गया था। तो खुलेआम अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालने को जैसे ही कहा तो बीबी गिरी, इसमें चुनाव हुआ तो बीबी गिरी क्या हुए, विजयी हुए। यानी आधिकारिक उम्मीदवार जो था, जो कांग्रेस का आधिकारिक उम्मीदवार जो था, वो क्या हो गया, चुनाव से हार गया। और लेकिन तय हो गया कि कांग्रेस जो है अब दो भागों में टूटेगी, क्योंकि ये समर्थन जो था ये क्या हो गया, या जो विवाद जो था, पार्टी के आंतरिक जो खलबली थी या पार्टी के अंतर जो मत विभिन्नता थी, वो क्या हुआ, खुलकर सामने आ गए। तो अब क्या हुआ कि कांग्रेस जो है दो भाग में टूटेगी, क्योंकि कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार की हार हुई है। आधिकारिक उम्मीदवार जो भाई पार्टी जो सत्ता में है, जो शासन कर रही है, जिसका पूर्ण बहुमत है,
और उसी का उम्मीदवार चुनाव में हार गया। तो क्या हुआ कि पार्टी अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, क्योंकि पार्टी उस समय जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, तो उनको निष्कासित कर दिया पार्टी से, जिससे कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई, एक ओ और आर, यानी नई कांग्रेस और पुरानी कांग्रेस। तो इसमें सिंडिकेट अगवानी वाली कांग्रेस को पुरानी कांग्रेस एवं इंदिरा गांधी वाली अगुवाई कांग्रेस को आर कांग्रेस या नई कांग्रेस कहा जाने लगा। तो इसमें क्वेश्चन यदि बनता है कि ओ और आर, जो इसका विभाजन हुआ था कांग्रेस का, तो ये 1969 का जो राष्ट्रपति चुनाव था उसमें इसका विभाजन हुआ, और सिंडिकेट वाली कांग्रेस और इंदिरा गांधी जी वाली कांग्रेस कौन है। क्वेश्चन यहां से बनता है, यदि कंपटीशन में क्वेश्चन बनता है कि कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर क्या है, तो कांग्रेस ओ जो है वो कौन सी है, सिंडिकेट, यानी जो प्रभावशाली नेताओं का एक ग्रुप था वो उनकी अगुवाई वाली कांग्रेस है। आर कांग्रेस कौन है, जिसको नई कांग्रेस कहा जाता है, वो इंदिरा गांधी जी की नेतृत्व वाली कांग्रेस कहलाई। इस प्रकार से पार्टी क्या हुआ, इस 1969 के चुनाव में पार्टी दो भागों में विभाजित हो गई, ओ और आर, और जो आधिकारिक उम्मीदवार थे वो चुनाव हार गए, और एक खुले समर्थन अर्थात स्वतंत्र उम्मीदवार बीबी गिरी जी चुनाव जीत गया, अर्थात राष्ट्रपति कौन बन गया, बीबी गिरी। चलो इसके बाद अपन देखते हैं 1971, जो अब 1971 में कांग्रेस की पुनः स्थापना।